एक समय था जब पिछले कुछ दशकों में लेबनान पर बम गिराए जा रहे थे, इराक में आत्मघाती हमले हो रहे थे और सीरिया में इस्लामिक स्टेट विदेशियों को अगवा करके उन्हें मौत के घाट उतार रहा था। तब दुबई में लगातार जश्न का माहौल बना हुआ था। लेकिन ये सब 28 फरवरी के बाद सब कुछ बदल गया। आज दुबई के क्या है ताज़ा हालात आपको बताएंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि आज के माहौल में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता, तो उन लोगों को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने जवाब दिया है, जो आपको भी जानना चाहिए। एक बार फिर मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए हैं थरूर। क्या है पूरा मामला ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका, आचार संहिता लग गई, लेकिन अब आए दिन चुनाव आयोग से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई से सीजीआई ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। सीईसी पर सुनवाई से सीजीआई ने खुद को क्यों अलग कर लिया, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दुनिया का सबसे सुंदर और सुरक्षित माना जाने वाला दुबई फिलहाल ईरानी हमलों की जद में है। ईरान के पलटवार से शहर में रह रहे लोगों में इन दिनों भारी असुरक्षा की भावना है। सूत्रों के मुताबिक कारोबार और व्यापार की गाड़ी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। रेस्टोरेंट से लेकर हर जगह पहले की तरह रौनक नहीं बची है। एक डर है, ना जाने कहां से आकर कौन सी मिसाइल गिर जाए, कौन सा ड्रोन धमाका कर जाए। पर्यटकों की माने, सैलानियों की माने तो दुबई में हमेशा अच्छी खासी संख्या रहती है। यहाँ पर्यटन से जुड़े कारोबार भी यहाँ खूब फल फूल रहा था। लेकिन ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की लड़ाई क्या शुरू हुई, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दहशत है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर लगातार ऐसे अटैक किए हैं जिसने एक ऐसे युद्ध को जन्म दे दिया है जिसमें ये तीनों देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक तरह से शामिल हो चुकी है, क्योंकि हर देश पर इसका कुछ ना कुछ असर देखा जा रहा है। ईरान को न सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी करके जवाब दिया, बल्कि खाड़ी में अमेरिका के जितने भी सहयोगी थे उन पर भी जमकर निशाना बनाया। जिन यात्रियों ने विमान की टिकटें ले रखी थी उनके हवाई जहाज की उड़ान निलंबित कर दी गई, सस्पेंड कर दी गई। उनके ठहरने और खाने का खर्च भी सरकार ही उठा रही है। दुबई, अबू धाबी के हवाई अड्डों पर फंसे यात्रियों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है, नाश्ता दिया जा रहा है। एमिरेट्स और इतिहाद जैसी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने जो रद्द हो चुकी हैं, उनकी फ़्लाइट को भी रीशेड्यूल होने का भी अभी समय बचा हुआ है, उसमें बुकिंग अभी मुफ्त कर दी गई है। इतना ही नहीं, जो यात्री अपना पैसा चाहते हैं वापस, उनका भी भुगतान किया जा रहा है। तो एक तरह से जो व्यवस्था चल रही थी उसमें बहुत बड़ा खलल आया है। निवेश की लिहाज से बात करें तो दुबई को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता रहा, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि इस जंग से कितना नुकसान होगा, कितना प्रभाव होगा। आपको बताते हैं दुबई के वित्तीय बाजार में किस तरह की आशंकाएं हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि यदि लड़ाई लंबी खिंची तो निवेशक अपनी पूंजी लेकर दुबई से स्थानांतरित हो जाएंगे, और उन्होंने ये भी सोचना शुरू कर दिया है कि उन्हें अब किस देश में जाना चाहिए। अभी से निवेशकों ने इसके लिए सिंगापुर को सबसे उपयुक्त देश बताया है। इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो इसके बंद होने से काफ़ी विपरीत असर देखने को मिल रहा है। माना तो ये जा रहा है कि जंग इसी तरह से चलती रही तो 1990 के दशक से भी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दुनिया के सबसे अमीर लोग दुबई के कृत्रिम द्वीपों पर जाकर अपनी अपनी हवेलियां खरीद रहे थे। जीवन का जितना भी सुख, सौभाग्य और समृद्धि होती है वो सब कुछ उनको दुबई में मिल रही थी। अबू धाबी के लबरू संग्रहालय में घूम रहे थे लोग, कतर के रेगिस्तान में सफारी का लुत्फ उठा रहे थे लोग, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इधर बात करें तो फारस की खाड़ी के देशों ने सालों तक खुद को सुरक्षा और समृद्धि के गढ़ के तौर पर पेश किया। किसी भी लड़ाई में वो शामिल नहीं हुए। उनकी कोशिश ये रहती थी कि वो अपने देश को किस तरह से विकसित करें। फायदेमंद टैक्स नीतियों के लिए भी अरबों डॉलर का विदेशी निवेश और टैक्स की नीतियों को लेकर के भी दुबई का खासा प्रचलित रहा। लोगों में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश यहाँ हुआ, और इसी वजह से दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे शहर अरबपतियों के लग्जरी पर्यटन के और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पसंदीदा ठिकाना बनता चला गया, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अचानक ईरानी मिसाइलें सभी शॉपिंग मॉल्स को, आलीशान गगनचुंबी इमारतों को, नौकाओं से भरे बंदरगाहों को, बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट को आकर इस तरह से तबाह करने लगेंगी। ये मंजर वहाँ मौजूद हज़ारों प्रवासी कामगारों ने और पर्यटकों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। युद्ध अब दुनिया के कुछ सबसे आलीशान
होटलों तक भी पहुंच चुका है। ईरान के एक ड्रोन को हवा में मार गिराए जाने के बाद उसके अवशेष दुबई के बुर्ज अल अरब पर भी गिरे थे, जबकि कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह पर एक बड़े होटल पर सीधा हमला किया गया था। खाड़ी देशों ने दशकों तक खुद को अपने आसपास हो रही हिंसा से बेहद दूर रखा था। देखा जाए तो फकरों का मानना यह है कि निवेशकों और पर्यटकों का भरोसा फिर से हासिल करना अब कितना संभव होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये इस बात पर ज़रूर निर्भर करेगा कि ईरान, इजराइल और यूएसए का युद्ध कितने दिनों चलेगा, कितना लंबा समय तक चल सकता है। और जिस तरह से हालात बने हुए हैं, पश्चिम एशिया संकट जल्द समाप्त होने वाला दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसे लेकर हमारे देश में सियासी पार्टियों के बीच घमासान जरूर शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पश्चिम एशिया संकट पर अपनी पार्टी के उलट पूरी तरह से मोदी सरकार के स्टैंड के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने पहले मीडिया के सामने बार बार दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध को लेकर जो रुख अपना रही है वो देश के हित में ही है। अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर इस समय कांग्रेस की सरकार होती तो उनका क्या स्टैंड होता। अपनी बातों के समर्थन के लिए तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक अखबार में पूरा आर्टिकल लिखा है इसे लेकर, जिसमें मोदी सरकार की आलोचना करने वाले जितने भी लिबरल्स हैं उनकी जमकर खिंचाई की है। अब उन्होंने बताया है कि अगर कांग्रेस की सरकार इस समय होती इस तरह के माहौल में तो वो क्या कहती। वो यही कहती कि संयम में भी शक्ति होती है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। शशि थरूर ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट पर उनके रुख और उनकी पार्टी के रुख में क्या अंतर है। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी ने सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए थे और उसे लेकर एक आर्टिकल भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ईरान को लेकर कोई बयान क्यों नहीं देते। इसे लेकर थरूर ने कहा है कि सोनिया गांधी और विपक्ष ने जो कुछ भी कहा उसका मैं पूरी तरह से सराहना करता हूं, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हमारे लिए मॉरल स्टैंड लेने की गुंजाइश है। आर्टिकल मुख्य तौर पर इस पर है कि सरकार को इस समय क्या करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो। सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए, जिम्मेदारी से निभाई जा रही कूटनीति आखिर कितनी कामयाब होगी। एक अखबार में लिखे गए आर्टिकल में शशि थरूर ने पश्चिम एशिया संकट पर मोदी सरकार के साथ स्टैंड किया और आलोचना करने वालों को न सिर्फ लताड़ लगाई बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से जवाब भी दिया कि भारत ने पश्चिम एशिया पर जो चुप्पी वाली राजनीति अपनाई है उसे सरेंडर नहीं कहा जाएगा, वो एक जिम्मेदारी के साथ निभाई जा रही कूटनीति है। तो उन्होंने कहा कि सच कहूं तो अगर मैं कांग्रेस की सरकार को भी सलाह दे रहा होता तो मेरी सलाह भी यही होती कि इस समय संयम से काम ले, और संयम को सरेंडर नहीं माना जा सकता, यह एक शक्ति है। इसका मतलब थरूर ने संयम को ही शक्ति बताया है और पूरी तरह से जिस तरह से मोदी सरकार की रणनीति रही है युद्ध को लेकर के, विदेश मंत्रालय की जो भी रणनीति रही है उसके साथ वो खड़े नजर आए हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ यही दिखाने का तरीका है कि हम जानते हैं कि हमारा हित किस में है, हमारे देश का हित किस में है, और पहले और हमेशा उसी की रक्षा करना ज़रूरी होता है। तो एक बार फिर पार्टी लाइन से हटकर थरूर ने इस तरह का बयान दिया है और मोदी सरकार की कूटनीति की एक तरह से सराहना की है, तारीफ की है। जाहिर है ये सब कांग्रेस के आलाकमान समेत बड़े नेताओं को रास तो नहीं आएगा, लेकिन केरल में चुनाव भी हैं। अब थरूर का बयान चुनाव में कितना असर दिखाएगा ये देखना ज़रूर दिलचस्प होगा। और एक सवाल ये है कि क्या आपसी हितों का टकराव इस कदर बढ़ सकता है कि उसका असर संवैधानिक पदों पर बैठे दो लोगों के बीच एक बड़ी खाई बना जाए। देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों इस समय भ्रमित लग रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के एक नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इतनी बड़ी विडंबना उनके सामने आई। ये कानून सीजीआई को चयन पैनल से हटाता है। जस्टिस सूर्यकांत ने हितों के टकराव के आरोपों से बचने के लिए ये फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बड़ा फैसला लिया जिसकी अब सब जगह चर्चा हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई में कहीं आपसी हित न टकरा जाएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सीजीआई ने ये फैसला लिया है। इस कानून के तहत मुख्य न्यायाधीश को चयन पैनल से हटा दिया गया था।
सीजेआई ने खुद को सुनवाई से अलग करते हुए कहा कि मुझ पर हितों के टकराव का आरोप न लगे, इसके लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है। इसके पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने सुझाव दिया कि ये मामला किसी दूसरी बेंच के सामने जाना चाहिए। भूषण का कहना है कि शायद ये मेरी राय में सबसे अच्छी राय है और इसे ऐसी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए जिसमें कोई भावी सीजेआई ना हो। सीजेआई सूर्यकांत ने भी जवाब दिया कि मुझे इस मामले को ऐसी बेंच के पास भेजना चाहिए जिसमें शामिल जज सीजेआई बनने की कतार में ना हो। उन्होंने कहा कि तब कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा और कोर्ट ने इस मामले को 7 अप्रैल 2026 के लिए लिस्ट किया है और इसे एक अलग से तय की जाने वाली बेंच के सामने रखा है। चुनाव आयुक्त अधिनियम संसद द्वारा दिसंबर 2023 में पारित किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के उस फैसले के कुछ महीने बाद आया था जिसमें कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसे पैनल द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। कोर्ट ने ये निर्देश ये सुनिश्चित करने के लिए दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति स्वतंत्र तरीके से हो, किसी का हस्तक्षेप ना हो, किसी के साथ पक्षपात ना हो और उन पर कार्यपालिका का कोई प्रभाव भी ना हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि उसका ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कोई कानून नहीं बना लेती। तो आज सीजेआई की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि वो किसी भी ऐसे पैनल में नहीं होंगे जिसे लेकर उन पर आरोप लगे। आपको क्या लगता है, सीजेआई ने ये ठीक किया है? अगर आप होते इसकी जगह तो किस तरह का फैसला लेते? खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।